everyone, this is Chetna Lalwani and welcome back to another class of FMV। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि आज की क्लास जो रहेगी वो थोड़ी लंबी रहने वाली है एंड इम्पोर्टेंट भी रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम एक्सेल के बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस फंक्शंस को कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। ओके, सबसे पहले आ जाता है हमारा इफ फंक्शन। देखो, इफ फंक्शन क्या होता है, हमारा इफ फंक्शन समझना इसलिए जरूरी क्योंकि इफ फंक्शन जो रहता है वो हमारे 4 अदर फंक्शन का बेस बन के आता है। सम इफ्स, काउंट इफ और काउंट इफ्स का बेस बन के आता है इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन क्या होता है, किस तरह से वो परफॉर्म करता है और क्यों वो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। सबसे पहले अगर इफ फंक्शन की बात की जाए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होती है तो एक्सेल हमको एक आउटपुट शो करके देता है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो एक्सेल हमको दूसरा आउटपुट शो करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इफ फंक्शन लगाने के लिए इज इक्वल टू इफ लिखेंगे। अब आपको देखनी है लॉजिकल टेस्ट, मतलब मैं किस कंडीशन को जो रहती है ट्राई करना चाहती हूँ, टेस्ट आउट करना चाहती हूँ। मेरा है पहला लॉजिकल टेस्ट ये रहेगा कि क्या किसी कंट्री ने चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। तो D4 इज इक्वल टू यस लिखना चाहती हूँ कि पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो क्या वैल्यू एक्सेल हमको शो करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स रहेगी तो क्या वैल्यू एक्सेल हमको शो करने वाला है। देखो, अगर किसी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है तो वैल्यू इफ ट्रू में अगर उसने किया होगा तो आएगा, अगर नहीं किया है तो वैल्यू इफ फॉल्स में आएगा। वैल्यू इफ ट्रू में मैं चाहती हूँ कि अगर उसने पार्टिसिपेट किया है तो जितना उसने पॉइंट्स अर्न किए हैं वो मुझे दिखा दो, और अगर उसने नहीं पार्टिसिपेट किया है तो मुझे 0 दिखा दो। ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि क्योंकि जर्मनी ने चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया था तो उसके पॉइंट्स अर्न दिखा दिए, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरे ही फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे पूरी रेंज ऑफ सेल में, एंड आपको दिख जाएगा जिस कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उसकी वैल्यू इफ फॉल्स में आ गया क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। नेक्स्ट आ जाता है आपका सम इफ एंड सम इफ्स का फंक्शन। सम इफ एंड सम इफ्स में क्या होता है कि आपको रेंज ऑफ सेल का सम निकालना है, तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू या प्लस प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सम लिखते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करनी है कि किसका आप सम करना चाहते हैं। यहां पे मैंने किया है इज इक्वल टू सम, रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट किया एंड देन आई प्रेस एंटर। देख सकते हैं आपको पूरी रेंज ऑफ सेल गेम्स प्लेड का सम आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा सम इफ का। सम इफ में क्या होता है कि मैं किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के सेटिस्फाई होने पे या किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे ही सम करना चाहती हूँ। इस केस में मैं चाहती हूँ मुझे बताओ कि कितने गेम प्ले इटली कंट्री ने करके रखे हैं। तो मैंने किया सम इफ रेंज ऑफ सेल, किस रेंज ऑफ सेल में से एक्सेल देखने वाला है, मतलब किस में से फाइंड आउट करने वाला है। तो पूरी कंट्री के डेटा को मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ, जितने भी नेम ऑफ द कंट्री दिए गए हैं उस पूरी रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट किया है। क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैं चाहती हूँ इटली का डेटा देखना कि उन्होंने कितने गेम के प्ले किए, तो मैंने इटली पे सिलेक्ट किया है। एंड देन सम रेंज, किसका सम करना है, ऑब्वियसली मुझे जितने नंबर ऑफ गेम्स प्लेड है उसका सम मुझे चाहिए, तो मैं गेम्स प्लेड की रेंज ऑफ सेल को पूरी तरीके से सिलेक्ट कर दूंगी। इससे क्या होगा कि एक्सेल सिर्फ उन्हीं चीजों का सम आउट करने वाला है जो गेम प्ले किए गए हैं इटली के द्वारा। एंड देन वी विल क्लोज दी ब्रैकेट एंड वी विल प्रेस एंटर। सो अब आप देख सकते हैं कि इटली ने टोटल 114 गेम्स प्ले किए गए हैं। उससे भी अच्छा आपके पास ऑप्शन होता है सम इफ्स का, जहां पे आप एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे वर्कआउट कर सकते हो, उसके सेटिस्फाई पे वर्कआउट कर सकते हो। मैं चाहती हूं कि इंग्लैंड ने अगर कोई चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है तो आप मुझे उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने उसने अर्न किए हैं वो बताओ। तो हमारी 2 क्राइटेरिया हो गई। पहला क्राइटेरिया सिर्फ इंग्लैंड का देखना है, दूसरा क्राइटेरिया कि उसने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। तो आप लिखेंगे सम इफ्स। इसमें आप देखना, सबसे पहले आपके पास आता है सम रेंज। आपको किस रेंज ऑफ सेल का सम चाहिए, मुझे चाहिए नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्न का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स अर्न की रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप चाहते हैं क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में मैं चाहती हूँ पूरी कंट्री को सिलेक्ट करो। उसके बाद रेंज 1 जो है, क्राइटेरिया 1 जो आया वो चाहती हूँ कि उसमें से इंग्लैंड को खोजो। नेक्स्ट क्राइटेरिया 2 रेंज 1 में चैंपियन लीग को देखो और उसमें से देखो क्या इंग्लैंड ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब यस को देखो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो जितनी कंट्रीज हैं उसमें से इंग्लैंड ने जिसने पार्टिसिपेट किया है और पॉइंट्स अर्न किया है वो 143 है। सो ये सम इफ्स का वे होता है जहां आप एक से ज्यादा कंडीशन को चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी।
फिर से एक बार इसको शॉर्ट पे रिपीट करूं तो इंग्लैंड ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो इतने पॉइंट्स को अर्न किए। पहली कंडीशन थी कि कंट्री देखनी है इंग्लैंड, दूसरी कंडीशन थी कि अगर उसने पार्टिसिपेट किया है तो कितना पॉइंट अर्न किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, आप देख रहे होगे कि कहीं पे मैंने बोला है कि हमेशा कि इज इक्वल टू से आपको फंक्शन या फॉर्मूला स्टार्ट करना रहता है, बट कहीं पे मैं प्लस का साइन यूज कर रही हूँ एंड कहीं पे इज इक्वल टू का साइन यूज कर रही हूँ। सो लेट मी टेल यू गाइस कि आप कहीं पे भी इज इक्वल टू या प्लस दोनों ही साइन को यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या यूज करना चाहें, दोनों इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। मतलब वही रहेगा, फंक्शन एंड फॉर्मूला उसी बेसिस पे परफॉर्म होने वाला है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है काउंट, काउंट अ, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स के बारे में। काउंट क्या करता है, वो आपको रेंज ऑफ सेल्स में बताता है कि कितनी नंबर ऑफ सेल्स उसमें है, मतलब वो काउंट करता है नंबर ऑफ सेल इन अ गिवन पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल। ठीक है, ये एक अच्छी टेक्निक होती है। क्यों? क्योंकि जब हम काउंट इफ और काउंट इफ को समझेंगे, आप समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी हमको बेनिफिट करने वाली है जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं या कोई भी उस पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए, काउंट के क्या होता है कि काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज विच कंटेन्स द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने प्लस किया, काउंट फंक्शन लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस काउंट एंड देन आई सिलेक्टेड द रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इस पे सिंपल सी एक ही क्राइटेरिया रहने वाली है, रेंज ऑफ सेल। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, देखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ रेंज ऑफ सेल्स थे 9। लेकिन अगर हमारा डेटा ऐसा है जिसमें बहुत सारे एम्प्टी सेल्स भी हैं एंड मैं चाहती हूँ कि एम्प्टी सेल्स को वो ना गिरे, सिर्फ जितनी सेल्स में डेटा लिखा है उसके गिने, तो उसके लिए हम लोग काउंट ए को यूज करते हैं जो कि हमारे सारे नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सेम ही वे होने वाला है, बस हल्का सा चीजों को चेंज करना पड़ेगा। आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी सेल जहां पे आप फंक्शन को इंसर्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू राइट प्लस काउंट ए प्रेस करेंगे अब एंड देन यू विल सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल जिसमें से आप काउंट करना चाहते हैं अपनी रेंज ऑफ सेल्स में से नंबर ऑफ सेल को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि कोई एम्प्टी सेल्स नहीं थी तो नंबर ऑफ सेल हमारे 9 आ गए। व्हाट इफ अगर मैं कोई कंडीशन लगा के काउंट करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगी रहे और मैं उसी को ही काउंट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पॉइंट्स अर्न का जो रेंज ऑफ सेल दिया गया है, मैं उसमें चाहती हूँ आप उतने ही सेल्स को काउंट करके बताओ कि जिन्होंने 60 से ज्यादा पॉइंट्स अर्न किए हैं। तो लिखेंगे काउंट इफ, अब आपको रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करनी है, ये मेरे पॉइंट्स अर्न की रेंज ऑफ सेल होने वाली है। मैं चाहती हूँ कंडीशन रहेगी ग्रेटर देन 60 आया होगा, तो आप मुझे उतने नंबर ऑफ सेल बता दो कि कितने नंबर ऑफ सेल में ग्रेटर देन 60 पॉइंट्स आए हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने वाली हूँ ग्रेटर देन 60 एंड देन आई विल प्रेस ओके। आप एंटर प्रेस करेंगे एंड एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि 6 नंबर ऑफ सेल्स है जहां पे ग्रेटर देन 60 पॉइंट्स अर्न किए गए हैं। व्हाट इफ अगर मैं एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना चाहती हूँ, उसके बेसिस पे काउंट करना चाहती हूँ, तो जैसे सम इफ्स था जो कि एक से ज्यादा कंडीशन को करता था, वैसे ही काउंट इफ्स है। देखो काउंट इफ्स मतलब कि क्या, मैं बेसिकली 2 कंडीशन को चेक करने वाली हूँ। पहली कंडीशन रहेगी कि किसी कंट्री ने अगर चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है तो आप आगे बढ़ेंगे, और दूसरी कंडीशन को चेकआउट करेंगे। दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर उस कंट्री ने चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है तो उनमें से कितनी कंट्रीज ने 60 से ज्यादा पॉइंट्स को अर्न किया है, तो उतने नंबर ऑफ सेल मुझे शो करो। अगर इसको हम लोग ना थोड़ा उल्टा करके देखते हैं तो आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रीडिंग या एनालिसिस के बेसिस पे ये फंक्शन का यूज और इंपॉर्टेंस समझ में आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन आया, आपके पास इस तरह से शीट दी गई है और आपको बोला गया कि भाई ये कंट्री का नेम दिए हुए हैं, आपको कंट्री की टीम के बारे में भी बता दिया गया है, चैंपियन लीग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि नहीं वो भी बता दिया गया है, उन लोगों ने कितने गेम्स खेले और उनके कितने पॉइंट्स आए हैं। अब भाई तू मुझे बता कि इसमें से कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है चैंपियन लीग में, और जिन लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था उनका 60 से ज्यादा मार्क्स आया है। ठीक है, 60 से ज्यादा उन्होंने पॉइंट स्कोर करके रखे। ऐसी टोटल कितनी कंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग कंट्री के नेम दिए हुए, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, इस तरह से रिपीट बेसिस पे चल रहे हैं। अब मुझे जानना है करके कितनी कंट्री है
जिन्होंने चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है, और दूसरी कंडीशन है कि उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया ही है, साथ ही साथ 60 से ज्यादा पॉइंट्स अर्न किए। ये 2 कंडीशन मुझे वेरीफाई करनी है। और मुझे बोला गया कि तू मुझे बता चेतना कि कितनी कंट्री ऐसी है जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है और 60 से ज्यादा पॉइंट्स भी अर्न किए हैं। तो उसके लिए हम लोग काउंट्स इफ का यूज करेंगे, क्योंकि मुझे कितनी कंट्रीज निकालनी है। काउंट इफ्स कैसे यूज होने वाला है देखेंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, काउंट इफ्स लिखा है, उसके बाद आप लोगों को इसके फंक्शन को किस तरह से परफॉर्म करना है। देखिए, काउंट इफ्स लिखा मैंने, उसके बाद आपको रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करनी है। पहली कंडीशन हम लोगों का क्या वेरीफाई करनी थी, हमको देखना था कि किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। पहले तो वही होगा, कंडीशन 1 थी कि किन्होंने चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट करके रखा है। तो आप चैंपियन लीग वाली रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने इस रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उस पे मैं लिखना चाहती हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में यस, मतलब अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो आप आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है यस। उसके बाद आप नेक्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करना चाहते हैं। कंडीशन है कि अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो उन लोगों में से कितने लोगों का 60 से ज्यादा पॉइंट अर्न किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉमा लगा के रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को 60 से ज्यादा पॉइंट अर्न वाली रेंज ऑफ सेल में देखना पड़ेगा। इसलिए पॉइंट्स अर्न वाली रेंज ऑफ सेल को आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे। एंड देन आपका क्राइटेरिया क्या है, 60 से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन 60 लिख लेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। 2 कंडीशन है, पहली अगर चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है यस, पॉइंट्स अर्न 60 से ज्यादा। ओके, अब आपको दिख गया कि कितनी कंट्री ने चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है एंड 60 से ज्यादा पॉइंट्स अर्न किए हैं। तो टोटल 4 कंट्री हैं जिन्होंने चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है एंड 60 से ज्यादा पॉइंट अर्न किए हैं। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है एंड आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और एफएमवी का जब काम शुरू करेंगे और जब मैं आपको बोलूंगी कि 2-3 कंडीशन बताऊंगी कि कितने नंबर ऑफ चीजें ऐसी हैं, तो यहाँ पे आप काउंट इफ्स यूज करेंगे क्योंकि 1 से ज्यादा कंडीशन है। और दूसरी बात कि आपको मुझे बताना है कि कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, कितनी नंबर ऑफ कंपनीज हैं। जब मैं बोलूंगी नंबर ऑफ कितने हैं तो आपको काउंट इफ्स यूज करना है। और अगर मैं बोलूंगी कि मुझे सम बताओ इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करके, तो हम सम इफ्स का यूज करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा एवरेज और एवरेज इफ्स के बारे में। एवरेज अपने को पता है मीन निकालना होता है। उस पे क्या होता है, इस पे भी 2 वे हो जाते हैं। एक होता है बिना किसी कंडीशन के एवरेज निकालो और दूसरा हो जाता है किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे एवरेज निकालो। पहले हम लोग नॉर्मली एवरेज निकालते हैं। नंबर ऑफ गेम्स प्लेड का एवरेज हमको निकालना है, तो गेम्स प्लेड की रेंज ऑफ सेल को हमको सिलेक्ट करना है प्लस एवरेज लिख के। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने रेंज को सिलेक्ट किया है एंड देन वी प्रेस एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि गेम्स प्लेड की जो एवरेज है 36.67, मतलब इतना एवरेज गेम प्ले किया गया था हमारे इस लीग पे। नेक्स्ट आ जाता है एवरेज इफ का, जहां पे मैं कंडीशन लगाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ एवरेज इफ। ठीक है, अब मुझे चाहती हूँ कि कंडीशन क्या रहेगी कि अगर चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है तो उतने नंबर ऑफ गेम्स प्लेड का आप मुझे एवरेज दिखा दो या पॉइंट्स अर्न का एवरेज दिखा दो। ठीक है, तो रेंज क्या रहेगी, चैंपियन लीग हमारी रेंज रहने वाली, क्योंकि इसमें से हम कंडीशन निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैंपियन लीग की रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो कि आपकी कंडीशन निकालने के लिए काम आने वाली है। आप चैंपियन लीग को सिलेक्ट करेंगे रेंज ऑफ सेल को, ये हमारी कंडीशन रेंज है। कंडीशन क्या है कि अगर पार्टिसिपेट किया गया है तो ही आप आगे बढ़ेंगे एवरेज निकालने के लिए। कंडीशन है यस, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में यस लिखने वाले, मतलब जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसका आप निकालेंगे। एंड देन चाहती हूं कि आप उसका एवरेज निकाल के बताओ जिन लोगों ने चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है उनके पॉइंट्स अर्न का एवरेज निकाल के बताओ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पॉइंट्स अर्न की रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर दिया है एंड देन वी प्रेस एंटर। तो अब आप देखेंगे कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया जो कि आपको बोलता है कि भाई ये डेटा है, इसमें से जिन लोगों ने चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया था उन लोगों के पॉइंट्स अर्न का एवरेज निकाल के बताओ। आप चाहो तो अगर नोट्स बना रहे हो ना तो ये क्वेश्चन लिख लो कि इस तरह से आप एवरेज इफ का यूज करोगे। देखो, अक्सर मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे चैनल्स होंगे, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, वहां पे आपको वो ये तो बता देंगे कि एवरेज होता है, ये एवरेज इफ्स होता है, काउंट होता है, काउंट इफ्स होता है, बट वो उसका यूज प्रैक्टिकल कैसे होगा वो नहीं बताएंगे। यहां मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा। आपको मैंने बोला कि यू आर माई स्टूडेंट,
आपको मैं ये डेटा दे रही हूँ, आप मुझे विद इन 5 to 10 सेकेंड, अब देखो एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो ये 5-10 सेकेंड में आराम से जल्दी जल्दी एवरेज इफ पता होगा ना कैसे यूज करना है, वो करके आप निकाल सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम आप ले सकते हो उतना। आपको मैंने बोला कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक टास्क दे रही हूँ, ये आपके पास डेटा है गेम्स प्लेट का, चैंपियन लीग का डेटा दिया गया है। यहां से आप मुझे बताओ कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे एवरेज चाहिए जिन वेट, क्या होता है कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है और वहां पे मैंने आपको बोला है कि लिसन, आपके पास ये क्वेश्चन है कि मुझे जितने पॉइंट्स अर्न है उनका एवरेज चाहिए, लेकिन ध्यान रखना जिस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है उनके द्वारा जो पॉइंट्स अर्न किया गया मुझे उसका एवरेज निकाल के दो। क्या क्वेश्चन बोला, मैं रिपीट करती हूँ इफ इन केस आप कंफ्यूज हो गए तो। मैंने क्वेश्चन आपको ये बोला है कि लिसन माय डियर स्टूडेंट, आपको जिस कंट्री ने चैंपियन लीग में पार्टिसिपेट किया है, कंडीशन है अगर यस तो आप मुझे उनके पॉइंट्स का एवरेज निकाल के दो। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एवरेज फंक्शन यूज करने, क्योंकि आपको एवरेज निकालना है। बट अब यहाँ पे एक कंडीशन डली गई है कि अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तभी हम उनके पॉइंट्स का एवरेज निकालेंगे। तो हम लोग को पता है एवरेज इफ का फंक्शन यूज होने वाला है। एवरेज इफ का फंक्शन हम लोगों ने कैसे यूज किया, हम लोगों ने एवरेज इफ लिखा, आप लोगों ने चैंपियन लीग वाली रेंज को सिलेक्ट किया कि इसमें से देखना है कि किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। अगर कंडीशन है यस, मतलब उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे उनके पॉइंट्स अर्न का एवरेज दे दो। सिंपल है। क्वेश्चन क्या था, कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है तो उनके पॉइंट्स अर्न का एवरेज दो। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है। तो आपको हो सकता है आप अलग से कहीं से सीखे होगे, आपको पता होगा एवरेज इफ फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज होता है, बट क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर निकालना मैंने बोला था मैं इस चैनल में सिखाने वाली हूँ, एंड यही क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला कि आपका ये क्वेश्चन है कि मुझे जितनी भी कंट्री है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके पॉइंट्स का एवरेज चाहिए, सिर्फ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो एवरेज इफ की कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा कितने बार रिपीट कर दिया मैंने, इसलिए ताकि ये इजी हो जाए आपके लिए समझना, क्वेश्चन भी और आंसर निकालना भी। नेक्स्ट कुछ आ जाते हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। टेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा है, जनरली ऐसा होता है नेम वगैरह लिखते हैं तो वो पूरा एक ही सेल में आ जाता है। अब आप उसको डिवाइड करना चाहते हो तो किस तरह से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी एक्सेल के पास फंक्शन होता है। देखो मैंने शुरू की क्लासेस में बोला था एक्सेल एक जादू की तरह काम करता है, वो तुम्हारे हर काम करने में मदद करने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं चाहती हूँ करके इस पर्टिकुलर गिवन ऑफ सेल, जो कि एक ही सेल में पूरा का पूरा नाम आ गया है या पूरी पूरी टेस्ट आ गई है, मैं इसमें से कुछ नंबर ऑफ करेक्टर्स सिर्फ लेफ्ट साइड अलाइनमेंट में चाहती हूँ, ठीक है। मतलब लेफ्ट से नंबर ऑफ करेक्टर्स को निकाल के सिर्फ शो करना चाहती हूँ। तो मैं लिखती हूँ लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करती हूँ, रेंज को सिलेक्ट करती हूँ, सेल को सिलेक्ट करती हूँ, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स मुझे चाहिए, लेफ्ट से कितने चाहिए उतने नंबर ऑफ करेक्टर्स मैं लिख के एंटर प्रेस कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सेल आपको उतने नंबर ऑफ करेक्टर निकाल के जैसे डोपेल लिख के दे दिया, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ करेक्टर 6 प्रेस किया तो लेफ्ट साइड से वो 6 काउंट करके आपको उतना वर्ड बना के दे दिया। मैंने 3 लिखा तो वो 3 डोप करके बना करके दे दिया। नेक्स्ट आ जाता है, अगर मैं राइट साइड से चाहती हूँ नंबर ऑफ करेक्टर गिन के मुझे वर्ड निकाल के दो, ठीक है। अभी हम लोगों ने लेफ्ट से निकाले थे नंबर ऑफ करेक्टर लिख के, अब मैं राइट साइड से निकालना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे राइट लिखूंगी, सेल को सिलेक्ट करूंगी एंड अगेन नंबर ऑफ करेक्टर्स लिखने वाली हूँ। जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर्स आप चाहते हैं वो राइट साइड से निकाले उसको लिख दो, ठीक है। तो आप लास्ट 3 लेटर्स, यहाँ पे मैंने 3 लेटर्स लिखे, नंबर ऑफ करेक्टर्स लिखे, तो लास्ट 3 लेटर्स जो है वो हमको निकाल के दे दिया। अगर मैं बीच से निकालना चाहती हूँ तो मिड लिखा मैंने, उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया उसको जिस सेल में से निकालना चाहती हूँ एंड अगेन आई चोज नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने रहने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ करेक्टर्स आप लिख देंगे, ओके। नंबर ऑफ करेक्टर्स आप लिखते ही क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सेल आपको अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद कर रहा है। आप नंबर ऑफ करेक्टर्स राइट साइड से निकाल सकते हैं, लेफ्ट साइड से निकाल सकते हैं, मिड से निकाल सकते हैं एंड कहीं से भी इसका आप यूज कर सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि अब आप चाहते हो करके आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में उसको अपर केस में, लोअर केस में या प्रॉपर केस में करना चाहते हो, तो क्या उसको वापस डिलीट करना फिर लिखना इज अ गुड वे? नहीं। एक्सेल में एफिशिएंट होना है तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू लिखेंगे, अपर लिखेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसके आप टेक्स्ट को अपर करना चाहते हैं, सी, ये अपर केस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको लोअर करके लोअर केस टेक्स्ट में करना चाहें तो आप लोअर लिखेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। प्रॉपर सेल मतलब कि क्या होता है कि फर्स्ट लेटर अपर केस में होगा, बाकी लोअर केस में टेक्स्ट आ जाएगा। तो आप फिर से इज इक्वल टू लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, सेल को सिलेक्ट करने वाले हैं एंड देन यू विल प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे पहला जो लेटर रहेगा वो आपका अपर केस में आ जाएगा एंड जो बाकी के लेटर्स रहेंगे वो लोअर केस में आ जाएंगे। इस तरह से आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। आपको डेटा को पूरा तरीके से डिलीट करके वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन जो आ जाता है वो आ जाता है एंड कॉन्कैटिनेट फंक्शन। प्लीज इग्नोर द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको 3 टेक्स्ट दिए गए हैं अलग अलग सेल में या नंबर्स दिए गए हैं, आप चाहते हो इसको एक ही सेल में लिखना, तो जनरली हम एंड फंक्शन का यूज करते हैं। किस तरह से? मैंने इज इक्वल टू लिखा है, मैंने सिलेक्ट किया है, एंड का साइन लगाया है, आप देखेंगे आपके कीबोर्ड में 7 नंबर के ऊपर में है, ठीक है। इस तरह से आप 2 सेल को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर तीसरी सेल भी इस पे जोड़ना चाहेंगे तो आप अगेन एंड का साइन लगाने वाले हैं एंड अगेन उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल को आप यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक सेल में तो आ गया, बट इसके तीनों के बीच स्पेसिंग नहीं है, एक ब्लैंक स्पेस नहीं है। तो ब्लैंक स्पेस ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके ब्लैंक स्पेस देके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे तीनों के बीच। बट आपको भी पता है इट्स नॉट अ एफिशिएंट वे टू डू इट इन एक्सेल। तो एक्सेल में कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज किया जाता है, जहां पे आप इसे लिखेंगे, आप अपनी सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे जिस सेल को आप साथ में चाहते हैं विद अ ब्लैंक स्पेस एंड देन वी विल प्रेस एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चेंज हो गया है। आप एक शॉर्टकट वे में 3 सेल को एक ही सेल में लिख सकते हैं विद अ ब्लैंक स्पेस। हम लोग टेक्स्ट के साथ कुछ चीजें देखने वाले हैं एंड मैजिक्स देखेंगे। ये फॉर्मेटिंग से भी रिलेटेड होगा, आगे चल के आपको और चीजें हेल्प करेगा बेटर अंडरस्टैंड करने में और वर्क करने में एक्सेल के साथ। अगर आप किसी भी फॉर्मूला में टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो आप किस तरह से उस फॉर्मूला में टेक्स्ट लगा सकते हैं? आपको इज इक्वल टू लिखना है एंड छोटी सी चीज करनी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच उस टेक्स्ट को लिख देना है। इस केस में मैंने इज इक्वल टू लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेवेन्यू एंड आई क्लोज दिस, ठीक है। अब आप देखेंगे एक्सेल जो रहता है वो रेवेन्यू को एज अ फॉर्मूला रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है बट एज अ टेक्स्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर मैं इसके आगे स्पेसिंग चाहती हूँ, मतलब एक ब्लैंक स्पेस ऐड हो उसके बाद रेवेन्यू आए, तो आप क्या करेंगे? सिंपली फॉर्मूला बार में उसे स्पेस देके एंटर प्रेस करने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग का रूल है। तो आगे चल के जब आप फॉर्मूला लिखते हैं ना तो इस चीज का ध्यान रखना, कहीं गलती से स्पेसिंग तो ऐड नहीं होगी, क्योंकि एक्सेल उसको भी रिकॉग्नाइज करता है और अपने फाइनल आउटपुट में वो चीजों को शो कर देता है। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमारे एंड फंक्शन से रिलेटेड होती है एंड बहुत मैजिकल चीज होने वाली है जब आप इसका रिजल्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको कंट्री के नेम दिए गए हैं और उनके कैपिटल का नाम दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि अगली जो सेल है वहां पे कंट्री का नेम और कैपिटल साथ में है। तो हम लोगों ने एंड फंक्शन सीखा था, मैंने इसको सेल को सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू लिखा, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, एंड प्रेस किया एंड देन उसके कैपिटल को सिलेक्ट किया एंड देन वी प्रेस एंटर। बट यार ये तो मजा नहीं आ रहा, इटली लिखा है फिर रोम लिख लिया है, बीच में कॉमा वॉमा तो होना चाहिए। तो आप एंड लिखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो क्योंकि कॉमा इज अ टेक्स्ट, ठीक है। एंड लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, उसके बीच एक कॉमा दिया क्योंकि मैं इटली और रोम के बीच में कॉमा चाहती हूँ, एंड देन अगेन एंड लिखा क्योंकि तीनों को हमको जोड़ना है। अब देखो इटली कॉमा रोम आ गया। बट एक और चीज मैं चाहती हूँ यार कि इटली कॉमा रोम, मतलब रोम के पहले हमारा आ जाए स्पेस। तो आप फिर से एंड एक और जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको चारों चीजों को जोड़ना है, एक इटली को, एक नॉर्मल कॉमा को, एक नॉर्मल ब्लैंक स्पेस को। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस देके अपन करने वाले हैं एंड अगेन एंड लिख के आप रोम को जोड़ेंगे। सो सी
इटली कॉमा रोम आ गया, ठीक है। आपको बार बार एंड लगाना है क्योंकि आपको 4 अलग अलग चीजों को जोड़ना है। सो दिस वॉज अ ट्रिक जहां पे आप डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हैं। अगर ये नहीं पता होती ना, लोग पूरा टाइप कर रहे होते इटली कॉमा रोम, फिर नेक्स्ट सेल में जाते। सो इट्स नॉट अ वे। अपने कोएफिशिएंट बनना है तो आप एंड फंक्शन का इस वे में यूज कर सकते हैं। नाउ अब जो हमारी क्लास के बारे में मैं कुछ पॉइंट कहना चाहती हूँ, इसके आगे भी हमारी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपका मैक्स मिन है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि इस पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, बहुत लोग इसको टफ समझते हैं, जो होता है वी लुकअप और एच लुकअप का। अब मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये क्लास बहुत लंबी जा चुकी है। अगर आप एक्सेल के बिगनर यूजर हैं तो आपके लिए ये हैवी भी हो सकती है। शुरू में मैंने बोला था कि मैं एक ही क्लास में चीजों को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगी ताकि एक ही जगह पे पूरा कंटेंट कंसाइज हो जाए, बट उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा हैवी हो सकती है। तो इस क्लास को अभी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारी चीजें होती है ना, वो तो और भी ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर करेगी। एंड ऑलरेडी क्लास इतनी बड़ी हो गई तो आई डोंट थिंक कि आप आगे उस चीज को इस क्लास में पढ़ने के लिए रेडी है। सो इस क्लास को यहीं पैक करते हैं। आई होप कि आज के टॉपिक्स आपको समझ में आए हो। एक्सेल के फंक्शंस जो थे, बेसिक हो या इंटरमीडिएट, एडवांस तो अभी हम लोग उतना पहुंचे नहीं है। मेरे लिए एडवांस वी लुकअप, एच लुकअप होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उसको बहुत इजी वे में आपको उसको समझा पाई हूँ विद उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे मैंने बोला था कि आगे चल के वो कैसे फाइनेंस में यूज कर सकते हो, या कोई आपको क्वेश्चन दिया है तो आप एवरेज इफ, काउंट इफ को कैसे यूज कर सकते हो। सो आई होप कि वो चीजें मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर कोई वे है या अगर कोई और चीजें आप चाहते हैं कि आप प्लीज इसको चेंज करो और उस चीजों को ऐसे समझाओ, तो मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उनको और अच्छे वे में कमेंट सेक्शंस में पढ़ने के बाद मैं ट्राई करूंगी कि और उसको मैं अच्छे वे में एक्सप्लेन कर पाऊं आगे की क्लासेस में। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है या अगर आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शंस में। मैं अगली क्लास में फिर से उसको रिपीट समझा दूंगी, क्लियर कर दूंगी, या कोई एक शॉर्ट वीडियो उसके ऊपर डाल दूंगी। अगर मेरी टीचिंग स्टाइल थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी या अगर अच्छी लग रही होगी या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, बिल्कुल आप मुझे फ्रीली वहां पे बता सकते हैं। नेगेटिव कमेंट्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेड, ओनली अगर वो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए आप चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप कि समझ में आया है। अगर कुछ नहीं समझ में आया है या अगर वे ऑफ टीचिंग को आप चाहते हो कि थोड़ी बेटर इंप्रूव हो या चीजें अलग तरीके से मैं आपको समझाऊं, तो मुझे बताओ, तभी मैं इंप्रूव करूंगी। एंड जैसे जैसे मैं इंप्रूव करूंगी आपके लिए भी चीजों को समझना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।